दो टीचर्स ने एक ही सब्जेक्ट पे बात करी है और कितना अंतर आ जाता है। तो ऐसे ही हमको बच्चों के सेंस में इस चीज़ को लेकर चलना है। तो हम अपने विषय की शुरुआत एक जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं, उनकी जो परिभाषा है मैंने 12th क्लास में पढ़ी थी। एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट था और मुझे आज तक याद है। मैंने इसको कहीं याद नहीं किया है, मुझे याद था तो मैं उसी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। शिक्षा की परिभाषा देते हुए जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने कहा था कि उच्चतम शिक्षा वह नहीं है जो कि हमको ज्ञान प्रदान, सिर्फ हमें ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि वह है जो हमें जीवन के प्रत्येक अस्तित्व के अनुरूप है। ठीक है, पूरा शिक्षा का सार मुझे इस परिभाषा में, मैंने बहुत सारी परिभाषाएं, उस समय ये था ना परिभाषा याद करके, इनको 8 साइड वाले जो होते हैं स्टूडेंट उनको पता होगा परिभाषा याद करना। मुझे यही परिभाषा याद है आज तक, मैंने करी होगी 10-15, एक ही याद है, एक विवेकानंद जी की भी याद है, दैवी शक्ति की अभिव्यक्ति मात्रा है, ऐसा करके कुछ था, लेकिन ये परिभाषा मुझे शिक्षा का सार इसमें पूरा नजर आता। और इस परिभाषा को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें फर्दर शिक्षा के विषय में कुछ एक्सप्लेन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसके लिए अलग से कोई हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है। अगर इस परिभाषा को अपने दिमाग में रखें और इस बच्चों में इसको उतारने का प्रयास करें तो हमको लगता है कि हम सारे लक्ष्य और सारा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली हम उन तक पहुँचा पाएंगे। तो जैसे कि हमारे बेसिक शिक्षा में ये पंचादी का एक कॉन्सेप्ट आया है, इसमें 5 चरण है सीखने के। तो अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, रीना ने बहुत अच्छे से बताया, सब समझा दिया। थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा इसमें कुछ प्लस किया जा सकता है, उसमें जोड़ा जा सकता है वीडियोस को, वो हम प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा, हम सफल होंगे प्रयास में। तो अदिति सबसे पहला जो इसका सबसे पहला प्रोसेस है अदिति। अदिति का अगर हम हिंदी में निकालें तो पूर्णता होता है इसका मतलब। ठीक है, धरती माँ में तो एक शब्द की कई पर्यायवाची होती है, उसमें अदिति का एक मतलब होता है पूर्णता। तो जब हम अपना कोई भी विषय वस्तु, कोई भी टॉपिक लेते हैं बच्चों का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेरा पहला शब्द यही रहता है जब मैं बच्चों को अपनी बुक खुलवाती हूँ। मैं कक्षा 5 और कक्षा 1 को इस समय पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और यकीन मानिए 2 डिफरेंट स्तर है, लेकिन मैं उतना ही सहज रहती हूँ। मुझे कोई ये नहीं लगता है कि बराबर 4 या 5 मिल जाए या 1-2 मिल जाए, दोनों ही बच्चों में मुझे बहुत सहजता मैं महसूस करती हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक बुलाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं पाठ का नाम देते हैं। पाठ का नाम अगर हम समझ लेते हैं, उसको समझो, इसका अर्थ समझो। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमें पूरा सार इसी पाठ में, इसी के विषय में ही पता चलेगा कि जो पाठ का नाम है, हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि आज हम किस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चे को एक मतलब रफली उसके फ्रेमवर्क बन जाता है कि आज हम ये चीज़ सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कारगर हुआ। मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि ये बच्चों पे सफल हुआ है और बच्चे अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान विषय वस्तु पर विकास करते हैं, लगाते हैं। दूसरा है हमारा बोध। बोध ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि बोध ज्ञान हमारे बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया। तो फिर अब हमने उनको अपनी बेसिक आइडिया कहानी के माध्यम से, कोई भी विधि अपना सकते हैं आप अदिति में। मैं तो जनरली कहानी सार रूप में पाठ का कहानी टाइप से उनको पाठ का, क्योंकि उनकी जागरूकता रहता है ना, आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ, तो एक मोटा सा हम उनको कहानी के रूप में सुना देते हैं। कक्षा 5 में ये मेथड ज़्यादातर करती हूँ, कक्षा 1 का थोड़ा सा अलग रहता है, वो उसमें गतिविधि ज़्यादा रहती है। तो बोध, फिर हम उनसे विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी जितना भी हम लेते हैं, 1 पैराग्राफ लेते हैं, 2 पैराग्राफ लेते हैं, विस्तृत उनको अच्छा ज़्यादातर आज तक मैंने अनुभव किया उदाहरण हमारा सबसे अच्छा जो मेथड है, उदाहरण या करके सीखना। ये 2 गतिविधि हम लोग अपने उसमें बच्चों में देते हैं, ये अप्लाई होती है। कक्षा 5 जैसे उसमें उदाहरण वाला मेथड चलता है, कक्षा 1 में करके सीखने वाला मेथड ज़्यादा चलता है। तो विषय वस्तु का गहन ज्ञान जो होता है, विस्तृत ज्ञान, वो हम बोध के माध्यम से सिखाते हैं। उसके बाद अभ्यास, जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, देखिए अगर आप लोग हम लोग भी पढ़ते थे, जो हम रिविजन नहीं करेंगे या हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज्ञान वो स्थायी नहीं होता। हमने विषय वस्तु को समझा और उसके बाद जब उसका हम अभ्यास करेंगे, बच्चों से अभ्यास कराएंगे, तो वो फिर स्थायी रहेगा, हमारे अंदर स्थिर रहेगा वो ज्ञान और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। और या फिर नहीं याद रहा तो जब हम दोबारा रिविजन करेंगे तो तुरंत हमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद होता है प्रयोग। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, तो जैसे कहते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो शिक्षा ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि ज्ञान मतलब ज्ञान एक शिक्षा को कूड़े के जैसे जाके मतलब याद किया आपने